हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान पर, जहां हम खास आपके लिए लेकर आते हैं बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी पर्सनलाइज और इंटरेक्टिव लेक्चर्स के साथ में। मेरे हाथ में कुछ कागज है, लेकिन उन कागजों के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ और बातें करूं। मैं चाहूंगा ये बात करना कि यार अभी अभी तुम 11th से बिना कोई बात की मैं तुम्हें 12th का पहला सिलेबस विद्युत आवेश शुरू कर दूं तो क्या मतलब है। पहले तो तुमको एक टेंशन होगी, उस टेंशन का निवारण करूंगा, फिर इस लेक्चर को शुरू करूंगा। देखो टेंशन क्या है भाई, टेंशन हमारे पास ये सर अभी अभी 11th से हम 12th में आए, 11th में उतनी अच्छी पढ़ाई की नहीं है सर, 10th बोर्ड था, हमने सोचा यार बोर्ड निकाल लिया, अब 12th में देखा जाएगा। 11th थोड़ी बहुत बिगड़ी है, लगभग हर बच्चे की सेम कहानी होती है, ठीक है। बहुत कम ऐसे टॉपर बच्चे होते हो, यदि तुम हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर बहुत कम ऐसे टॉपर बच्चे होते हैं जिनका 11th का रिजल्ट बहुत अच्छा बना हो। अच्छे से अच्छे बच्चे का 11th का रिजल्ट बिगड़ा होता, भले वो 12th में टॉप कर जाए। तो हाँ, आप 11th का रिजल्ट बिगड़ने के बाद भी 12th में टॉप कर सकते हो, अच्छे परसेंट बना सकते हो, बशर्ते जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं उस नोट्स को बनवाओ, और साथ ही साथ जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि सर ये ऐसा एनिमेशन होगा, सर ये विद्युत आवेश होता बेटा, ऐसा होता वैसा, इन सारी चीजों को गौर से सुनो। यदि सारे काम कर लोगे तो अच्छे नंबर लाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पास है एक ऐसा एग्जांपल, मेरे पास एक बेटा एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, बेइज्जती हो जाएगी उसकी, पर स्टूडेंट का ऐसा बेटा काम है, 11th क्लास में उसके 62% बने थे, ठीक है। अब वो परेशान था कि सर अब तो नहीं हो पाएगा सर, 12th भी मेरी बिगड़ेगी, नहीं, लेकिन उसने मेहनत की, साथ ही साथ हमने गाइड भी किया। ऐसा नहीं कि गाइडेंस नहीं चाहिए रहता है, टीचर का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टीचर ने गाइड किया, उसने प्रॉपर नोट्स बनाए, पढ़ाई की, और साथ में मैं तुम्हें बताऊं 62 से वो 12th में 92% बना के लेकर आया। कैसे? मन लगाकर मेहनत की, यहां वहां के कामों को सबको छोड़ दिया, बदमाशियां छोड़ दी। तो ऐसे तुम करोगे तो तुम्हारा भी रैंक ला सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे हाथ में बेटा छोटे मोटे से कागज है, ठीक है, और ये मेरे हाथ में पेन है। इस पेन को मैं तरीके से यदि रगड़ता हूं, और आपके अभिषेक सर आप ने पूरे के पूरे बाल खराब कर लेंगे इस पेन के एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। अब यदि मैं इसको पास में लेकर आता हूं तो मैं देखता हूं भाई कि ये कागज क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, ठीक है। और तेजी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूंगा, आवेश इसके पास लेकर आऊंगा, तो और क्या होंगे, ये कागज क्या होना चालू हो जाएंगे बेटा, चिपकना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये कागज क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो बेटा ये कागज जो चिपक रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस पेन के पास कुछ ना कुछ आवेश था। कहां से आया? जब मैंने इसको इस प्रकार से घिसा तो इसके पास एक प्रकार से घर्षण विद्युत के कारण आवेश आ चुका है, और कागजों के पास भी था, तो कागज इसके प्रति क्या हो गए, आकर्षित होना चालू हो गए। जी हाँ, यही कहानी है। ऐसा बहुत समय से बेटा चलता आया, एम्बर को राल से रगड़ के, है ना, कांच को ऐसे छड़ से रगड़ के, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लोग करते आ रहे हैं। पुरानी मानव जाति जो थी उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ के सफल बनाया है कुछ नए साइंटिस्ट लोगों ने। आइए हम इसे शुरू करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत का इतिहास बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं बेटा, एक साइंटिस्ट की छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। सपोज करो, दिमाग में ऐसे कल्पना करो कि एक व्यक्ति है जो हाथ में पतंग लिए, हाथ में चाबी लिए दौड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, और साथ में उसका बेटा भी चल रहा है, ठीक है, दौड़ते हुए। बेटा एकदम से पापा से पूछता, पापा हम कहां जा रहे हैं? तो उसके पापा कहते, बेटा चल रहे हैं अपन एक विद्युत आवेश की बढ़िया सी सुंदर सी खोज करने के लिए। हम देखने वाले हैं कि बादलों में जो आवेश होता है, और जैसे मैंने इस पेन से इस प्रकार से घुमा के ये जो कागज को आकर्षित किया, यहां पर जो आवेश था, बेंजामिन फ्रैंकलिन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पतंग वाला बढ़िया सा सुंदर सा एक्सपेरिमेंट किया था, और ये बताया कि जो हम पेन को इस प्रकार से रगड़ते हैं तो यहां पर जो आवेश है और जो बादलों में जो आवेश है वो सेम टू सेम चीज होती है, कोई अलग चीजें नहीं होती। छोटी सी कहानी थी, केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब आवेश को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझना होगा, तब जाके हम इन लोगों के बारे में समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। तो आइए समझते हैं विद्युत के इतिहास, लेकिन उससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में एक और बात बता दो भाई। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या काम किया था। देखो आपको पता होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती है, जी सर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, और बिल्डिंगों के ऊपर जो है कभी ना कभी बिजली गिर सकती है, तो यहाँ पर एक रॉड लगी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा का सारा करंट कहाँ जाता है, अर्थ में जाता है, पृथ्वी में जाता है। ये वाली चीज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से ही हमारे पास है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं आगे की कहानी। कहानी क्या है सर? प्राचीन काल में विद्युत की खोज। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं कि प्राचीन काल में विद्युत की खोज कैसे हुई थी। लगभग 600 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ऑफ मिलेटस ने पाया कि जब एम्बर राल को ऊन या फर से रगड़ा जाता है तो यह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यह स्थिर विद्युत का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण था। कितने साल पहले? 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के बाद तो अपने पास 2000 साल आगे, 2600 मतलब 2500 साल पहले की बात है। एक व्यक्ति हुए थेल्स ऑफ मिलेटस, और उन्होंने ये सब पाया कि भैया अपने को जब अपन राल को, ये कह लीजिए एम्बर को रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसके पास एक गुण आ जाता है जिसकी वजह से वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। जैसे अभी मैंने बालों को घिसा था और कागज को आकर्षित करना चालू कर दिया था, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते, इसमें तो ऐसा उन्होंने पाया, और ये पहला एक्सपेरिमेंट था।
अब उससे लगभग 2000 साल बाद कहानी ये हुई 1600 के समथिंग की, ठीक है। 17वीं और 18वीं शताब्दी विद्युत के अध्ययन की शुरुआत की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। विलियम गलवर्ट ने विद्युत और चुंबकत्व पर अध्ययन किया और इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया। बेटा एम्बर को इलेक्ट्रॉन टाइप का एक शब्द होता है वहां पर यूनान में, उसको बोलते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी शब्द बना, ठीक है। आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक छोटा सा इंट्रो मैंने दे ही दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि आकाशीय बिजली और साधारण विद्युत एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। जो हम यहाँ पर विद्युत बना रहे हैं, जो आकाश में बिजली चमकती है, वो सेम टू सेम चीजें होती हैं। अब इसके लिए कि तुम इसको और ज्यादा डिटेल में समझ पाओ, और ज्यादा तुम इस पे ध्यान लगा सको, ये सर आवेश होता क्या है, सर क्या है ये, सर ये हो क्या रहा है, तो ये सारी चीजों को समझेंगे बेटा हम आने वाली चीज में, आने वाले इस लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में और ज्यादा डिटेल में हम इसको समझने वाले। अभी समझना कुछ और बातें, जैसे गर्मियों में आप देखते हो, गर्मियों में क्या हुआ करता है भाई, गर्मियों में यदि हमने किसी को भी टच किया, अचानक से टच करने पे क्या होता है, करंट लगता है। वो करंट कैसे लगता है, एक शॉक लगता है छोटा सा। क्या होता है, जब आप चल रहे होते हैं ना, तो आपके पैर क्या होते हैं, आपके पैर इस प्रकार से क्या होते हैं, घिसते हैं, किसमें, जमीन में। घिसने की वजह से, जब यहाँ पर घिसने की वजह से, घर्षण की वजह से विद्युत उत्पन्न हो सकता है, तो घिसने की वजह से, तुम्हारे पैरों में घिसने की वजह से क्या आता है, आवेश। आवेश तुम्हारी बॉडी में आ जाता है, तुम आवेशित हो चुके हो। आप किसी की भी नाक टच कर दो, जैसे नाक टच करोगे तो क्या होगा, चिंगारी आएगी। यही चीज है बेटा आवेश, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। आइए समझते हैं कि विद्युत क्या होता है। उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे विद्युत कहते हैं। जैसे जब मैं इसको इस प्रकार से घिस रहा था, इसके पास क्या आ गया बेटा, एक प्रकार की ऊर्जा आ गई। उस ऊर्जा को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत कह रहे हैं। कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की आवेशित वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहते हैं। जिस पदार्थ में हल्की आवेशित वस्तुओं को उत्पन्न करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उन्हें विद्युत में कहते हैं। मतलब ये इसके पास जो गुण आया उसे हम कहेंगे विद्युत, ठीक है। और ये पदार्थ ही, मतलब ये पेन, ये मेरी कलम क्या हो गई, विद्युतमय हो गई। चलिए अब बढ़ते अपन एक सुंदर से प्यारे से टॉपिक की तरफ, जिसका मतलब है आवेश, ठीक है। कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो समझना बेटा, जब मैं कहता हूं कि वे कोई चीज आवेशित हो गई है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं, तो ये दूसरी वस्तु को आकर्षित कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ गुण होगा। इलेक्ट्रॉन के पास जो गुण है, उस गुण को अपन कहेंगे आवेश। इलेक्ट्रॉन के पास क्या बेटा, आवेश है, जिसकी वजह से वो दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि हमारा विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यदि आ गया तो इसके पास ऋणात्मक आवेश आ गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाले उसके पास धनात्मक आवेश आ गया। नहीं याद आ रहा हो तो याद करो बेटा, Na पॉजिटिव बनता था, Cl नेगेटिव बनता था। कैसे बनता था, होता यह था सर कि जो Na की जब मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा सर, जब मैं Na की बात करूंगा तो Na की सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे सर, पहले में होते थे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते थे 8 और तीसरे वाले में होते थे सर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं, चलो बना ही देता हूं आपके लिए, कि पहले में सर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, दूसरे में कितने होते थे सर 1 2 3 4 5 6 7 और ये सर आ गया 8वां। तीसरे पे क्या होते थे सर, 1 इलेक्ट्रॉन होता था। अब यदि ये अपने को कक्षा को पूरा करना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, किसी को दे देता है। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया, क्या किया बेटा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो इसके पास क्या हो गया बेटा, धनात्मक आवेश। क्यों हो गया, क्योंकि ऋणात्मक आवेश अपन ने निकाल दिया है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसके अंदर एक गुण आ जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। यही चीज लिखी है कि विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। आइए अब चर्चाओं में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर इसकी ऐसा ही मात्रक होता होगा। बिल्कुल होता है, इसका ऐसा ही मात्रक भी होता है। आइए समझाता हूं इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बेटा, वो होता है हमारे पास कूलम। क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है सर हमारे पास कूलम, बोले तो C, ठीक है। आइए अगला पॉइंट क्या है सर, ऐसा ही मात्रक पूछा तो कहीं ना कहीं विमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, पर सर विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, यदि याद ना आ रहा हो बेटा, तो 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट अपने को पहले से पढ़ के आने थे, ठीक है। और नहीं पढ़ के आए हो, तुम्हें ऐसा लगता है सर नहीं पढ़ के आए तो क्या बिगड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। नहीं पढ़ के आए हो तो समझाया जाएगा, यही तो क्वालिटी है रिवीजन की। यदि तुम से कुछ नहीं बनता तो ऐसा नहीं कि डांट कर भगा देंगे, यहां पर आपको समझाया जाएगा। आइए समझते, समझिएगा। विद्युत धारा का नाम सुना होगा कभी 10वीं कक्षा में। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता था सर, I बराबर Q बटे में T। क्या होता था,
I बराबर Q बटे में T, जहां पर I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है बेटा, हमारे पास टाइम है। अब यदि मुझे आवेश का विमीय सूत्र बनाना है तो आवेश का पहले सूत्र मालूम हो, तो बेटा आवेश का सूत्र क्या हो जाएगा, T डिवाइड में है, पक्षांतर कर देंगे, भाग में है जाके हो जाएगा गुणा, और क्या हो जाएगा, Q बराबर I गुणित में T, क्या हो जाएगा ये, Q बराबर I गुणित में T। अब अपन चर्चाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि सर यदि Q बराबर I बटे में T हो रहा है तो अपना जो I है, I का विमीय सूत्र क्या होता है सर, A, और टाइम का क्या हो जाता है सर, AT। सर ये AT क्या है सर, AT है अपना विमीय सूत्र, क्या है हमारा, हमारा जो AT है वो है विमीय सूत्र। आप चाहे तो मेरा नाम याद रख सकते हैं, लेक्चर की शुरुआत में बताया था, क्या नाम बेटा, अभिषेक तिवारी। यदि आप अभिषेक तिवारी को शॉर्ट में करते हैं तो AT आएगा। और इस प्रकार से पहले लेक्चर में आपको पता चला एक बढ़िया सा विमीय सूत्र, पहले पूरे 12th क्लास का एक पहला सा विमीय सूत्र पता चला जो आपके मास्टर के नाम पर है, अभिषेक तिवारी, इसको शॉर्ट करेंगे AT। अब यदि अपन चर्चा करेंगे सर क्या हमें हमेशा AT मिलेगा, नहीं, हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखना होगा। तो अपन यूं तो AT लिख सकते थे, पर अपन लिखेंगे M0 L0 T और फिर लिखेंगे A, हो सकता है पावर 1 1 में मिल जाए। तो ये हमारा क्या आ गया, विमीय सूत्र। आगे चर्चाओं को बढ़ाते हैं। हमें पता है कि सर आवेश पता चल गया क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, ये बातें पता चल गई। आगे बढ़ते हैं सर, इसका ऐसे ही मात्रक पता चला, कूलम है, विमीय सूत्र पता चला M0 L0 TA है। अब यदि पूछे सर कि ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि, क्या पूछा जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये बताइए कि एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि है, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल सी बात है, बताओ 2 कूलम प्लस 2 कूलम कितना हो जाएगा सर, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यदि 2 और 2 आपका 4 हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा, इसका सीधा सा मतलब क्या हमारे पास, इसका सीधा सा मतलब ये है अपन इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, और जिसको भी डायरेक्ट प्लस कर सकते हो वह कैसी राशि है सर, अपना आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, ध्यान देना, जिसको भी अपन डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अदिश और सदिश, आदिश, आदिश मतलब दिशा नहीं है, दिशाहीन, सदिश मतलब दिशा सहित, अदिश मतलब दिशा नहीं है, दिशाहीन, सदिश मतलब दिशा सहित। तो सदिश मतलब जिसके पास दिशा है, और जिसके पास दिशा है उसको डायरेक्ट प्लस नहीं किया जा सकता, जोड़ना है तो दिशाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। पर यदि मैं बात करता हूं इसकी चार्ज की, आवेश की बात करता हूं, कहता हूं 2 कूलम कितना, बोले सर 4 कूलम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका मतलब डायरेक्ट प्लस कर दिया है। और यदि आप डायरेक्ट इसका योग कर सकते हो, सिंपली जोड़ सकते हो आप इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा, यह एक अदिश राशि है, क्या हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ सर, अदिश राशि जिसके पास दिशा नहीं है, केवल और केवल परिमाण है, राशि है। चलो चर्चाएं हो गई, कैसे मात्रक क्या होता है सर, कूलम होता है, विमीय सूत्र क्या होता है सर, M0 L0 TA होता है, कैसी राशि है सर, अदिश राशि। आओ अभी चर्चाओं को थोड़ा और बढ़ाते हैं, बढ़िया सा टॉपिक है बेटा, इसलिए पूरे लेक्चर में अपन यही पढ़ने वाले हैं, आगे कूलम के नियम पर नहीं जाएंगे और चीजों पे नहीं जाएंगे, अपन सिर्फ और सिर्फ वैद्युत आवेश समझने वाले हैं, क्योंकि ये बेस है। यदि आपने वैद्युत आवेश समझ लिया है तो ध्यान से समझना, इसके बेस पर आपका चैप्टर 2 भी चलेगा, चैप्टर 3 में भी आएगा, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 7 से लेकर 8 चैप्टर तक यही घूमता रहेगा, इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या समझते हैं कि एनसीईआरटी ने क्यों रखा होगा वैद्युत आवेश को पहले, क्योंकि ये बेस बना रहा आपकी पूरी 12th का। यदि मैं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स को छोड़ दूं तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आवेश चार्ज आएगा ही आएगा। चलो आगे समझते हैं, ठीक है। आवेश के प्रकार, यदि मैं कहता हूं कि सर आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सर आवेश के प्रकार में 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं सर, तो बात करते हैं। आवेश के 2 प्रकार में सर हमारे पास पहला क्या है प्रकार भाई, पहला हमारे पास सर प्रकार है, लो भाई आवेश ही मिट गया, हटाते हैं, बनाते हैं आवेश को, इरेजर छोटी वाली यूज कर लेते हैं ताकि इसको प्यार से मिटा सके, ठीक है। चलो तो आवेश सर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सर हमारे पास धनात्मक आवेश, क्या होता है, धनात्मक आवेश, ठीक है, जिसे हम धनावेश भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा सर हमारे पास, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक का मतलब क्या हुआ, जिसे हम ऋण आवेश भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया धनावेश और एक हो गया हमारे पास ऋण आवेश। अब सर इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है सर, ऋण आवेश धनावेश की कुछ तो प्रॉपर्टी होंगी, बिल्कुल होती है, आओ ये भी समझा देता हूं, ध्यान देना। यदि हम बात करते हैं ऋण आवेश और ऋण आवेश की, या कह लीजिए चलो धन और धन की बात करता हूं, धन और धन की, या कह लीजिए ऋण और ऋण की। यदि मैं इस प्रकार के आवेशों की बात करूं तो धन और धन एक ही जैसे आवेश है, एक ही जैसे आवेश को मैं बोलूंगा एक ही जात के आवेश हैं, और एक ही जात के आवेशों को सजातीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सजातीय आवेश। तो अपन कहेंगे सर ये किस प्रकार के आवेश है,
तो हम कहेंगे सर ये सजातीय आवेश है। कैसे आवेश है सर? ये है हमारे पास सजातीय आवेश। सर क्या सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं? तो देखो धन और धन, आपने कभी एक मुहावरा सुना होगा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। क्या सुना होगा? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जैसे एक ही साथ दो आवेश नहीं रह सकते एक जैसे। तो याद रखना धन और धन है, यदि एक जैसे आवेश, एक ही जात के आवेश है तो दूर भगाएंगे, भाई दूर चले जाओ, मेरे पास मत आना, तुम भी धन हो मैं भी धन हूं, दिक्कत हो जाएगी। अपने का नियम है, प्रकृति ने ये नियम डिसाइड कर दिया कि हमें क्या करना है? प्रतिकर्षण करना है, हमें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना है। बात समझ में आ गई? ये कहानी किसकी है भाई? ये कहानी हमारे पास धन और धन की, या फिर कह लीजिए ऋण और ऋण की। अब यदि अपन आवेशों में थोड़ा और आगे बढ़े, हम कहें सर एक ही जात के ना हो तो एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर पहला माइनस हो तो दूसरा प्लस हो, तो सर ये वाले कैसे आवेश होंगे? सर ये एक ही जात के तो नहीं है, तो सजाती नहीं बोलेंगे, तो क्या बोला जाएगा यार? इसको बोलेंगे अपन विजातीय आवेश। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम विजातीय आवेश। आओ समझते हैं। तो इसे हम सर बोलते हैं विजातीय आवेश, तो चलिए लिख भी देते हैं। लिख दिया, क्या लिख दिया? विजातीय आवेश। अब बात होती है सर एक प्लस का है और एक माइनस का है। सर यदि चुंबक की बात करो तो एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है, जाके चिपक जाते हैं, तो क्या इनमें भी ऐसा होता है? बिल्कुल इनमें भी ऐसा होता है। यदि मैं कह रहा हूं कि उनमें प्रतिकर्षण होता है, तो मैं चर्चाओं में इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा कि इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? इनमें होता है आकर्षण। यदि एक प्लस वाले को देखेगा दूसरा माइनस वाला, तो आके साथ में खड़ा हो जाएगा कि और बताओ कैसे हो। बात समझ में आ रही है? एक सजातीय आवेशों का कॉन्सेप्ट समझा दिया और एक विजातीय आवेशों का कॉन्सेप्ट समझा दिया। आगे चर्चाएं यहां पे खत्म नहीं होंगी बेटा। आवेश एक बार यदि आपने समझ लिया ना, बहुत काम की चीज है। क्या है बेटा? बहुत काम की चीज है आवेश। आइए समझते हैं और आगे की चीजें। अपने को पता चल गया SI मात्रा, विमीय सूत्र, अदिश राशि, आवेशों के प्रकार पता चल गए, धन और धन में क्या होता है, ऋण और ऋण में क्या होता है ये पता चल गया। आइए अब अपन चर्चा करते हैं मूल आवेश की। किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा? हम चर्चा करने जा रहे हैं सर मूल आवेश की, कि प्रकृति में पाया जाने वाला मूल आवेश कितना होता है। तो हम कहेंगे सर प्रकृति में पाया जाने वाला मूल आवेश होता है E बराबर 1.6। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, पेन का कलर चेंज करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला सर मूल जो आवेश होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। कितना होता है भाई? प्रकृति में पाया जाने वाला मूल आवेश सर होता है E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ऐसा ही मात्रा तो जानते होगे ना, क्या है? E बराबर 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। क्या इससे छोटा आवेश पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। ये कितना आवेश है सर? एक इलेक्ट्रॉन पे यदि बोलेंगे तो ऋणात्मक बोलोगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? माइनस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम। एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पाया जाना मूल आवेश है। क्या इससे कम आवेश हो सकता है? जी नहीं सर, इससे कम आवेश नहीं हो सकता है। अभी चर्चाओं को थोड़ा सा बस स्थगित कर दूंगा। हम कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन पे यदि कोई कह देता है कि सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो क्या बोलेंगे सर? तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे सर जो आवेश होता है उस आवेश को अपन बोलते हैं ऋण आवेश, ठीक है। तो चलो कोई यदि आपसे पूछे कि सर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। यदि कोई पूछे सर प्रोटॉन पे कितना आवेश है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन पे आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 19 कूलम। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक है, प्रोटॉन पे धनात्मक है। और यदि कोई पूछ लेता है सर हटाइए ये सब, किसी और सवाल को पूछते हैं, हम कहते हैं न्यूट्रॉन पे आवेश सर, तो आप बोलोगे सर शून्य होता है। न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? शून्य होता है। ये विद्युत रूपेण उदासीन पार्टिकल है, कण है। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, प्रोटॉन पे कितना आवेश है, न्यूट्रॉन पे कितना आवेश है, ये चीजें समझ में आ गई है। अब चलिए वैद्युत आवेश की सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। अब सिंपल सी बात करते हैं कि मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, एक गोले को यदि मुझे धनावेशित करना है तो क्या करना चाहिए? सर धनावेशित करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकाल लेना चाहिए, ठीक है। ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीजें याद रखेंगे काम में आएंगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और देख लेते हैं कि अब अरिविहान की खासियत क्या है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें अरिविहान की खासियत बता सकता हूं। तो बेटा अब समय आ गया ये समझने का कि आप ये समझ लें कि अरिविहान कैसे आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाता है और कैसे अरिविहान दूसरे ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म से अलग है। बेटा अरिविहान को जो इकलौती ऐसी चीज है जो अलग बनाती है वो ये है कि अरिविहान इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो साथ ही साथ इंटरेक्टिव है।
इंटरेक्टिव का मतलब है यहां पर आपसे इंटरेक्टिव में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ाए गए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहते हैं। अब उन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने होते हैं, ठीक है, और यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट के तौर पे पूछे जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ये इंटरेक्टिव। देखिए, मैं आपसे पढ़ाते पढ़ाते कोई एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि आप सो तो नहीं रहे। अब आपके मन में सवाल होगा सर जवाब कैसे देंगे, आइए समझाता हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट निम्नलिखित का मात्रक है। अब तुमने कह दिया कि सर ऊर्जा का मात्रक। अब कैसे कहोगे, देखो जैसे मैं शांत होऊंगा माइक हो जाएगा ऑन, माइक जैसे ऑन होगा आप बोलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, या फिर आप बोल सकते हैं पूरे चीजों को बोलकर, ठीक है। और यदि आप बोलकर सही जवाब देते हो, बोल देते हो आप शक्ति, तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, बहुत सही उत्तर, और बढ़ जाऊंगा आगे की ओर। लेकिन मान लो कि तुमने कार्य बोल दिया और आंसर हो गया आपका गलत। यदि आंसर गलत हो गया तो बोलूंगा सॉरी आपका उत्तर गलत है शुरुआत के दौर पर। लेकिन यदि बात के टाइम है तो मैं थोड़ा डांटूंगा क्योंकि भाई आंसर गलत कैसे हो गया। यदि आप आंसर गलत देते हैं तो चिंता की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बोल करके अरे यार तुम पढ़ते नहीं हो और बढ़ जाऊंगा आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं ये काम करूंगा कि आपको समझाऊंगा कि कैसे ये आंसर आपका गलत हुआ है, ठीक है। बात समझ आ रही? पहले मैं आपको समझाऊंगा आंसर गलत क्यों हुआ, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, आपसे क्या गलती हुई होगी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और ये इंटरेक्टिव है क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, जो आप आंसर देंगे उसी हिसाब से आपका लेक्चर आगे बढ़ेगा। सही आंसर है तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, गलत आंसर है तो थोड़ा सा समझाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए अब इस बढ़िया सी चीज को समझ भी लेते हैं कैसे, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारे पास अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, ऑप्शन बी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन हटा देने से, ऑप्शन सी है कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से, ठीक है। चार ऑप्शन है। दिमाग लगाइए कि ऋणावेशित कैसे कर सकते हो। यदि आपको ये बोलने में थोड़ी दिक्कत जाती है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा ऑन, और आप देख एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, बहुत सही जवाब और सही दिमाग लगाया आपने। इसका सही आंसर होगा अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। कैसे ये सही आंसर है, आइए समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा एक गोला है, ठीक है, और उस गोले को थोड़ा सा कलर वलर के साथ भर दें। बिल्कुल सर, भर सकते हैं अपन कलर के साथ। तो चलो भाई इस गोले को कर देते हैं नीला। अब ध्यान से एक एक ऑप्शन पे चर्चा कर लूं, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता सर, क्योंकि मुझे पता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से सर इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, और सर आपने यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। यही दिमाग आपने लगाया होगा, बिल्कुल सर यही दिमाग लगाया था, और यही दिमाग लगाया था, तो फिर मैं क्यों अलग से समझाऊं। हाँ, यदि तुम गलत आंसर देते तो अलग से समझाता। फिलहाल आपका आंसर सही है, तो वेरी गुड, सही दिमाग लगा रहे हो और सही बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार से मैं बढ़ता हूं आगे और देखते हैं अपन अगले कॉन्सेप्ट हमारे क्या है। तो अगले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर्णपथ विद्युतदर्शी के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी। लेकिन थोड़ा सा रुक के, पर पहले उससे पहले करूंगा एक आध छोटी सी कॉन्सेप्ट की चर्चा। अब ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट ही है। क्यों सर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, देखो चालक और विद्युत रोधी की बात करें, एक चालक होता है दूसरा होता है विद्युत रोधी। चालक क्या होता है, जो अपने में आवेश बहने, पढ़ लेते हैं चालक, जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है। धातुएं, पृथ्वी, मानव तथा जंतु शरीर चालक के उदाहरण है। चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। अब बात को समझना, चालक क्या होते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन बह जाए। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश। अब आवेश अलग तो रह नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते तभी तो चार्ज बहता है। तो यदि मैं कहता हूं आवेश वहां से आ रहे, तो चालक क्या होता है, चालक वो पदार्थ होते, कहते हैं अरे मित्र आओ तुम्हें छोड़ के आता हूं रास्ते तक, अपने में से निकल जाने देते हैं इलेक्ट्रॉनों को, मतलब कि आवेश को। चालक वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको कहते हैं चलो भाई निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी चीजों को अपन कहते हैं चालक। यही चीजें जिसकी वजह से करंट बहता है या जिनमें से करंट बहता है, ठीक है। बढ़िया सी चीजें क्या बेटा, धातु, पृथ्वी, यहां तक कि मानव और जंतु शरीर, मतलब हमारा शरीर भी चालक है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है कि हमारा शरीर चालक है, कुछ नहीं करना, बटन चालू करना है, पतली वाली उंगली अंदर डाल देना सॉकेट पे, आपके करंट लगेगा और तुम्हें ये सत्य मिल जाएगा, ये तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ मानव शरीर भी चालक होता है। याद रखना, इस बात को घर पे प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल समझाने के लिए थी, ठीक है। घर में ऐसा नहीं कि जाके करंट लग गया और कहा सर हमारे पहले लेक्चर में पहले टीचर ने समझाया कि करंट को चेक करना तो ऐसे चेक कर लो, बिल्कुल नहीं करना है। बात समझ में आगे बढ़ते हैं। चालक तो हो गया, अब अपन बात करते हैं विद्युत रोधी पर। जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। लकड़ी, रबड़, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन आदि विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कहीं भी घूम जाए, ठीक है, समझना। लकड़ी की बात करें, रबड़ की बात करें, आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कहते हैं कि भाई वहीं रुक जाओ,
अपने में से जाने नहीं देंगे, ये हमारा इलाका, तुमको जाने नहीं देंगे। और विद्युत रोधी मतलब कि लकड़ी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देता, इसे लकड़ी में से करंट फ्लो नहीं होता, धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। बात समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला टॉपिक कि सर किसी वस्तु को यदि आवेशित करना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे पेन को भी सो टच कर दो सर, बिना टच किए कर सकते हैं, बिना स्पर्श किए किसी गोले को मैं धनावेशित कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है बेटा? इस प्रक्रिया का नाम होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या नाम होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या नाम होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन। समझना, जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधिष्ठेंट, कहानी बाद में करता हूं, पहले समझाता हूं, ठीक है? ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास क्या बेटा, हमारे पास बढ़िया सी चीज, बढ़िया सी चीज बोले तो एबोनाइट रॉड। इसके पास कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। सर इसके पास ऋणात्मक आवेश है, यदि मैं किसी गोले के पास लेकर आता हूं तो देखो ये माइनस है, माइनस प्लस को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जितना भी अपने को प्लस दिखाई दे रहा है ना, जितना भी अपने को क्या दिखाई दे रहा है? प्लस दिखाई दे रहा है, ये इसको पूरे को प्लस को क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा? आकर्षित। तो प्लस इस तरफ आ गया। अच्छा, माइनस और माइनस कैसे हैं? सजातीय हैं कि विजातीय हैं? बोले सर सजातीय, एक ही जात के हैं, और एक ही जात के हैं तो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे माइनस माइनस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो सारे के सारे ऋणात्मक आवेश किस तरफ चले जाते हैं? उस तरफ चले जाते हैं। आगे की कहानी में अपन ने उसको क्या कर दिया? पृथ्वीकृत कर दिया। छड़ नहीं छुआई, टच नहीं किया छड़ को, पर अपने उसको पृथ्वीकृत कर दिया। जितने इलेक्ट्रॉन थे सब कहां चले गए? यहाँ पर। ऋणात्मक आवेश खत्म। अब इस पर केवल और केवल क्या आ गया सर? इस पर केवल और केवल सर प्रथम धनात्मक आवेश आ गया। क्या आ गया? धनात्मक आवेश आ गया। क्या आ गया? धनात्मक आवेश आ गया। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आ गई है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूं। जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रोधिष्ठेंट पर रखे किसी अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश, देखो पास में अपने पास धनात्मक आवेश है, तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं आगे। छोटी मोटी चीजें थी जो बता देने आवश्यक समझता था तो मैंने आपको बता दी है। अब इस प्रकार से हमारे पास एक बढ़िया सा और क्वेश्चन आ गया। बढ़िया सा और क्वेश्चन क्या है? वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यदि आपको मेरा नाम याद होगा तो बन जाएगा, और नाम याद नहीं है तब भी आपको बन जाएगा। दिमाग लगाओ, बढ़िया से बच्चे हो। मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा है ऑन, और आप दे रहे एक सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है। आपने दिमाग लगाया कि सर का नाम है सर अभिषेक तिवारी। सर क्या नाम है? अभिषेक तिवारी। तो हमने कहा सर ABHISHE के अभिषेक तिवारी लिखो और इसको क्या कर दो सर? शॉर्ट कर दो। जब मैं इसको शॉर्ट करता हूं तो मुझे मिलता है 80, और हम देखते हैं सर 80 यहां पर है तो हमने B पर टिक लगा दिया। और हो सकता है कई बच्चों ने कहा नहीं सर इतना दिमाग नहीं लगाए थे, हम तो सीधे सीधे करते जा रहे थे। I = Q/T, और Q का फॉर्मूला बना लिया सर, आवेश का होता है धारा गुणित में समय, तो ये हो गया सर A, ये हो गया T, और इसको थोड़ा समझे तो हमें समझ में आ गया ऑप्शन बी सही है। जिस भी तरीके से करो चीजें याद रखना आवश्यक है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना आवश्यक है। तरीका ये हो चाहे तरीका ये हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, और फिर देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक, ये हो रहा हूं शांत, माइक होगा ऑन, और इस बार आपको आंसर नहीं देना है, ना को माइक ऑन होने वाला। मैं डायरेक्ट बढ़ जाऊंगा आगे और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है। आवेश के गुणों की ओर बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूंगा स्वर्णपथ विद्युत दर्शी की। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी हमारे पास एक बढ़िया सा सुंदर सा एग्जांपल है जो कि एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। चूंकि एनसीईआरटी बुक्स इसको फॉलो करती तो पढ़ लेने में क्या दिक्कत? छोटी सी चीज है, आइए समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सी बात है, जब मैं धनावेश को यहां पर लेकर आता हूं तो इसके पास धनावेश होता है, प्रतिकर्षित होकर यहां आता है। अब इस सोने की पट्टी पर, याद रखें सोने की पन्नियां होती है, इन पन्नियों पर कैसा आ जाता है? धनावेश। धनावेश धनावेश दोनों कैसे हैं? एक ही जात के हैं? जी सर। सजातीय हैं? जी सर। सजातीय आवेश तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? आप बोलोगे सर प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण तो दूर भागेंगे, पन्नियां इस प्रकार से मूव हो गई मतलब आवेश है। तो यही चीज होती है अपने पास, क्या? स्वर्णपथ विद्युतदर्शी। आइए समझते हैं। स्वर्णपथ विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिति का संसूचन तथा उसकी ध्रुवता का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कि कैसा? यदि धन आवेश ला रहे हो, ये पट्टियां घूम गई मतलब धन आवेश। यदि यहां पर धन आवेश ला रहे हो, ये यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे ऋण आवेश आप लेकर आए तो धन आवेश सारा वहां चला जाएगा तो पट्टियां सिकुड़ जाएंगी, मतलब ये तुम ऋण लेकर आए थे मतलब यहाँ पर क्या था? धन था। ठीक है, ये ध्रुवता है। ठीक, चलिए समझते हैं इसकी संरचना के बारे में। स्वर्णपथ विद्युतदर्शी की संरचना। स्वर्णपथ विद्युतदर्शी की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें कांच का एक पात्र होता है जिसके मुंह पर लगे कारक में एक छेद होता है। इस छेद में धातु की छड़ लगी होती है।
इस छड़ के निचले सिरे पर सोने की दो पन्नियां बंधी होती है। बेटा ये पन्नियां किसकी होती हैं? सोने की। कभी इंटरनल मार्क्स कट जाएंगे यदि आपने सोने की पन्नियों के चक्कर में एक इलेक्ट्रोस्कोप को चुराने की कोशिश की, इसलिए चुराने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर सोना बेच के 2-4 हजार मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं काम करना है, सिर्फ पढ़ने का काम। क्या है बेटा? ये सोने की पन्नियां। मजाक से बाहर आते हैं पढ़ाई पर वापस। इस छड़ के निचले सिरे पर सोने की दो पन्नियां बंधी होती हैं तथा ऊपरी सिरे पर धातु की एक चकती लगी होती है। इस उपकरण की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए पन्नियों के विपरीत और पात्र के अंदर टिन के, ये बेटा ये टिन की दो पन्नियां हैं जो आवेशों को विचलित नहीं होने देती। आइए अब समझते हैं कार्यविधि क्या है इनकी। ठीक है, स्वर्णपथ विद्युतदर्शी की कार्यविधि। जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी की चकती से स्पर्श कराया जाता है तो आवेश छड़ से होता हुआ सोने की पन्नियों पर आ जाता है। समझना, क्योंकि दोनों पन्नियों में आवेश सजातीय होता है, एक ही जात का होता है, जैसे धनावेश इस बार प्रतिकर्षण के कारण पन्नियां एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। आवेश का परिमाण जितना अधिक होता है पन्नियों का हटाव भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से हमने आवेश का संसूचन देख लिया। आइए अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर कि अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला टॉपिक है बेटा विद्युत आवेश के मूल गुण। तो हम समझते हैं कि विद्युत आवेश के मूल गुण क्या है। आइए समझें। आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण और आवेशों की योज्यता। एक और गुण है जिसे हम कहते हैं आवेशों की निश्चरता, जो बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर किताबों में मिलता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी चीज समझाने वाला हूं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। सबसे पहले समझेंगे आवेशों की योज्यता क्या है। समझना बहुत सिंपल सी बात है। मैं पहले तुमसे प्रश्न पूछूंगा, फिर इस परिभाषा को पढ़ूंगा और फिर आगे की ओर बढ़ूंगा। ध्यान से देखना। मैं कहता हूं बताओ मुझे 2 कूलाम का आवेश है, 3 कूलाम का आवेश है और कह लीजिए 5 कूलाम का आवेश है। मैं तुमसे बताऊं बेटा बताओ यदि ये टोटल आवेश पूछूं कितना है, आप कहोगे बहुत सरल सा सवाल पूछ लिया सर आप तो। क्या है? टोटल करना है ना सर। क्या करो 2 + 3 + 5 करो। 2 3 5 5 10 सर आप बोलोगे 10 कूलाम का चार्ज। सर इतना सरल सवाल, इतना सरल सवाल कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, पर बेटा प्रॉपर्टी समझाने के लिए जरूरी था। समझना, आवेशों की योज्यता कहती है किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इस गुण को आवेश की योज्यता कहते हैं। मतलब कि यदि हमारे पास एक प्यारा सा सुंदर सा सिस्टम दिया है और सिस्टम में अलग अलग जगह पे चार्ज दे रखा है, 2 कूलाम 3 कूलाम और 5 कूलाम, पूछे टोटल आवेश कितना है, कुल चार्ज कितना है, कुल आवेश कितना है। अब बोलोगे सर 2 3 5 5 10 कूलाम का चार्ज है आवेश। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात यह है कि आवेश कैसी राशि है बेटा? एक अदिश राशि है। दिशा होती नहीं तो दिशा का ध्यान नहीं रखना, डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। क्या है आवेशों की योज्यता? किसी भी पदार्थ में कुल आवेश निकालना है तो अलग अलग भागों में पाए जाने आवेश को डायरेक्ट आप प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यही आवेशों की योज्यता है। कितनी सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, अब सोचो कितने परेशानी वाली बात होती है कई लोगों को। आइए अब यदि आपने ये प्रॉपर्टी को ध्यान से समझा होगा तो चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम इसका जवाब देना। यदि तुमने समझा होगा तो ये तुमसे बन जाएगा। किसी निकाय में +E -3E +5E और -7E आवेश है, उस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा आपको बताना है और जल्दी से बताना है, थोड़ा तरीके से। ठीक है, चलो मैं हो रहा हूं शांत, माइक हो रहा हूं और आप दे रहे सुंदर सा प्यारा सा आंसर। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात थी सर, हमने किया सर ई और ई कितना 6E, सर ये 10E, तो 6 में से सर 10 गया माइनस का 4E, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। यदि ऑप्शन डी सही जवाब है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चलो भाई, तो अगले सुंदर से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाला हूं मैं और देखते हैं अपन आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश के अगले गुण की ओर बढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो आवेश का अगला गुण क्या बेटा? आवेश का संरक्षण आ गया क्या, फिर क्वांटमीकरण है, देखते हैं। अच्छा सर क्वांटमीकरण थोड़ा रुक के, पहले संरक्षण, तो आओ भाई संरक्षण भी समझ लेते हैं। ये भी छोटा सा है जैसे आवेशों की योज्यता है। आवेशों की योज्यता कहती है कि अपन आवेश को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। वैसे संरक्षण क्या कहता होगा? संरक्षण कह सकता है ना तो विद्युत आवेश को बनाया जा सकता है ना तो खत्म कर सकते हो, ना तो बना सकते हो ना तो खत्म कर सकते हो, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हो। यही अपना वैद्युत आवेश का संरक्षण कहता है। आओ समझते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण क्या है। देखिए बहुत छोटा सा एग्जांपल पढ़ेंगे, बाद में पहले चीजें समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक निकाय है और ये एक निकाय है, और समझो ये तो 2 अलग अलग निकाय हो गए सर। आओ समझाता हूं। एक बढ़िया सा 2 अलग अलग निकाय को एक बढ़िया सा निकाय बनाने के लिए मैं एक दूसरे कलर का उपयोग कर लेता हूं। ठीक है, नीला पीला कुछ भी, ध्यान से समझना। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम है, ये एक हमारे पास प्यारा सा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर 2 अलग अलग निकाय है, पर अपन कहेंगे ये पूरा का पूरा एक निकाय है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक निकाय है।
निकाय बोले तो सिस्टम। अब यदि अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं, वैसे सिस्टम वाले तो लोग समझ रहे हो कुछ और बातें। चलो 2 कूलम 3 कूलम, इस पर 4 और इस पर क्या देते हैं भाई 6 कूलम का चार्ज है। अब आपसे यदि पूछो कि बताओ टोटल कितना चार्ज है, आप बोले सर 2 3 5 5 4 9 9 6 सर 9 6 15, तो कुल आवेश कितना हो गया। आप कहेंगे सर बहुत सिंपल सा सवाल पूछ लिए फिर से, 15 कूलम का। ध्यान देना सिंपल ही है बेटा, 12वीं कक्षा बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी चीज है, सिंपल सी बात है। कुछ डेरिवेशन तैयार करने होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करने होंगे, कुछ कैलकुलेशन का ध्यान देना होगा और 12वीं कक्षा आसानी से निकल जाएगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। और यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, देख रहे हो कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। 15 कूलम का कुल आवेश है। अब मैं कहता हूं इस डब्बे को पकड़ता हूं, इस प्रकार से मूव करता हूं तरीके से, और इस डब्बे को यदि मैं तरीके से हिला देता हूं, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है, और जब टकरा गई तो क्या हुआ, आवेश इलेक्ट्रॉन का यहां वहां स्थानांतरण हो गया, आवेश कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल बोले तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूंगा, चलिए इरेजर से लेकर थोड़ा सा मैं इसे मिटा लेता हूं, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें चीजें समझा दूं। अभी कितना था ये तुम्हें मालूम है, बिल्कुल सर मालूम है। अभी तुम्हें और चीजें मालूम चलेंगी, और चीजें मालूम होंगी। मैं कहता हूं चलो इस पर मैं कहता हूं कि सर 7 कूलम का कुल आवेश बचा है, ठीक है। जब उस डब्बे को ऐसे पकड़ के ऐसे मूव कर दिया और टकरा गई, ये दोनों एक दूसरे से टकराए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो चुका है, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं कूद के जा चुका है। यदि इस पे 7 कूलम का आवेश है तो बोलो इस पे कितना है। अरे सर फिर सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है सर आपका, बहुत सिंपल सा उत्तर आएगा। 15 कूलम पहले था, 7 ये है सर, इसका आंसर आ जाएगा 8 कूलम। यही बोलना चाह रहे हो कि नहीं बोलना चाह रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा लो। मुझे लगता है तुम यही बोलना चाह रहे हो कि सर यदि इस पे 7 है उस पे 8 होगा। दिमाग लगाया होगा तुमने कि हाँ सर 8 कूलम होगा। कैसे होगा, क्या दिमाग लगाया तुमने, तुमने कहा सर पहले 15 था और बाद में भी 15 होगा। अच्छा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ना तो आवेश को बनाया जा सकता है, ना तो बना मतलब 15 से ज्यादा हुआ, ना तो खत्म किया जा सकता मतलब 15 से कम भी नहीं हुआ, ना तो आवेश को बनाया जा सकता है ना तो आवेश को खत्म किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। बस यही कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। आवेश का संरक्षण बेटा यही कहता है, आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी विलगित अथवा पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो बन सकता है ना तो खत्म कर सकते हैं, बस अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। चलिए ये चीज समझ में आ गई। आइए आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ते हैं और एक और छोटी सी प्रॉपर्टी के साथ ये लेक्चर होने वाला है समाप्त। ध्यान दीजिएगा भाई, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे पास प्यारा सा सुंदर सा गोला है, ठीक है, और इस प्यारे से सुंदर से गोले को अपन क्या करना चाहते हैं, कुछ आवेश देना चाहते हैं। और चलो गोलों के 2 नाम देते हैं, एक गोला ए और एक गोला बी। गोला बोले तो अपने पास कोई हो सकता है, चालक हो, कुछ और चीज हो, ठीक है। चलो एक ऑब्जेक्ट पे मान लेते हैं कि मैं इसमें से क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको देता हूँ। यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब ऋण आवेश निकाला। रहे Na पॉजिटिव कैसे बनता है याद करो ना, Na पॉजिटिव कैसे बनता है, सबसे बाहर वाली कक्षा में सर एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे अपन। क्यों निकाल देते थे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है इसे एक इलेक्ट्रॉन से, सर ये 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं पा रहे, अब 7 इलेक्ट्रॉन इसको देने से अच्छा एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने पर ये कैसा हो जाता था, Na पॉजिटिव बन जाता था। तो ऐसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसको देने पर ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर धनावेशित, एक ई का आवेश आ जाएगा और इस पर माइनस ई का आवेश आ जाएगा। चलो यदि मैं कहता हूं सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या 2, तो सर इस पर प्लस का 2e, सर इस पे माइनस का 2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को दिए। सर इस पर प्लस 3e होगा, यदि 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस पर प्लस का 4e, सॉरी 3e होगा, और ऐसे संख्याएं बढ़ती रहेगी और चलती रहेगी कहानी। सर क्या 3.5 इलेक्ट्रॉन ऐसा चार्ज हो सकता है सर 3.e, नहीं बिल्कुल। यदि तुम कह रहे हो किसी वस्तु पर 3.5 ई चार्ज होता है, ई का मतलब कितना है सर, ई का मान याद दिला दूं फिर से तुम्हें, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है, ठीक है। ध्यान देना ई का मान ये है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये क्या इतना हो सकता है बेटा, पाप कर दोगे तुमने ऐसा लिखा, और इस पाप का अत्यंत भारी दंड भी मिल सकता है, नंबर कटने का, ठीक है। समझना, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने दोस्त भाई जैसा समझो, जैसे क्लास में से 2 बच्चे बाहर निकाल सकते हो। जी क्लास में पीटी वाले सर आते हैं, कहते हैं 2 बच्चे चाहिए टेबल उठाने को, ले गए। कहे 2 बच्चे चाहिए प्रिंसिपल ऑफिस से टेबल लाने को, ले गए। कहे 3 टेबल है, क्या सर भारी है इस बार, तो एक काम करो 3.5 बच्चे निकाल लो। 3.5 बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, 3.5 का मतलब क्या हुआ, 3 लड़के और आधा काट ले, नहीं सर पॉसिबल नहीं है सर 3.5। ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन को काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। कहा जाता है सबसे छोटी जो क्वांटिटी है अपने ब्रह्मांड में वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, उससे छोटी नहीं ली जा सकती। तो इलेक्ट्रॉन को काट तो सकते नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन को काट नहीं सकते तो या तो अपने पास प्लस का 1.6 या माइनस का ई आएगा, या प्लस माइनस 2e आएगा,
या फिर +-3 और ऐसा ही आवेश आएगा। मतलब अपना जो आवेश होगा वो होगा E2E या 3 या कह लो Q बराबर n, जहां पर n की वैल्यू है +-1 +-2 +-3। बस यही आवेश का क्वांटमीकरण है। ये पूर्णांक है इसलिए लिखा है किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश का परिमाण मूल आवेश E के पूर्ण गुणज में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश Q हो तब Q बराबर n, जहां n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। मतलब या तो धनावेश होगा तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणावेश होगा तो ऋणात्मक पूर्णांक। अर्थात आपको आवेश का क्वांटमीकरण समझ में आ गया। इसके बेस पर एक बढ़िया सा सवाल आ सकता है बेटा, हो सकता है 1 नंबर में आए या 2 नंबर में, तो मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, पहले आपको आवेश की निश्चरता बता देता हूं क्योंकि इसके बाद खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। ठीक है, चलो तो अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। आवेश की निश्चरता, किसी कण पर विद्युत आवेश, यार ये चीज ऐसे समझ में आएगी, पहले समझा दूं फिर पढ़ूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ध्यान देना, यदि मैं कहता हूं सर किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, माइनस का ई चार्ज होता है। मैं कहता हूं सर किसी इलेक्ट्रॉन पर जो अपना चार्ज होता है वो माइनस का ई होता है, प्रोटॉन पे सर प्लस का ई होता है। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, या इलेक्ट्रॉन नहीं सर, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है बेटा, अल्फा कण का मतलब क्या होता है, प्लस का 2 ई चार्ज होता है इस पे है, और इसको फेंका जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखाई देंगे, किसी अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया बहुत दूर, आप समझना ये क्या चीज होती है। अल्फा पार्टिकल को यदि आपने फेंक दिया है तो इसके पास कोई ना कोई आवेश आ गया, यदि इसकी स्पीड बढ़ाते जाए तो क्या आवेश में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। याद रखना किसी भी कण का वेग कितना ज्यादा है कितना कम, इस बात का आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आवेश कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, आवेश उतना का उतना रहता है। लेकिन यदि मैं द्रव्यमान की बात करूं, किसकी बेटा, द्रव्यमान की। द्रव्यमान का नाम सुना है जी सर, द्रव्यमान का नाम सुना है। द्रव्यमान क्या होता है बेटा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान निर्भर करता है, m बराबर होता है बेटा m0 बटे में करनी के अंदर 1 माइनस v² बटे में c²। ध्यान देना, ये जो द्रव्यमान की बात करें अपन, जैसे जैसे आप इसका वेग बढ़ाओगे बेटा द्रव्यमान कम होता जाएगा, सॉरी वेग कम करोगे द्रव्यमान कम होता जाएगा। होगा क्या, कहानी बहुत सिंपल सी, ध्यान देना। मान लीजिए किसी वस्तु का जो वेग है v, वो c के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, जो हमारा वेग है, ध्यान से समझना, हटाता हूं इसको, पेन का कलर चेंज करूं, थोड़ा अच्छा दिखाई देना चाहिए। मैं कहता हूं ये जो मान लेते हैं ये जो v है हमारा, v यदि बेटा c के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, c का स्क्वायर बेटे c का स्क्वायर मतलब 1, 1 में से 1 गया 0, 0 का m से गुणा 0 मतलब m0 क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, है ना। ऐसी लंबी कहानी हो सकती है। मतलब कि क्या होता है, कोई आवेश यदि दौड़ रहा है तो उससे रिलेटेड समझना, यदि कोई आवेश दौड़ रहा है, यदि कोई आवेश दौड़ रहा है तो उसका द्रव्यमान बदल सकता है, उसका द्रव्यमान बदल सकता है। लेकिन ध्यान देना, यदि कोई आवेश दौड़ रहा है उसका द्रव्यमान बदल सकता है लेकिन आवेश नहीं बदल सकता। मतलब किसी कण, आवेश की निश्चरता क्या है, आवेश की निश्चरता बताती है कि द्रव्यमान तो वेग के साथ परिवर्तित होता है, द्रव्यमान वेग के साथ परिवर्तित होता है, लेकिन आवेश का मान वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगला अंतिम प्रश्न है बेटा, इसके बाद ये लेक्चर समाप्त होने जा रहा है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करते हैं। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करना है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो बेटा आवेश दे रखा है, आवेश कितना दिया है सर हमको, बहुत सिंपल से देखो हल करते हैं अपन, लंबी कहानी ले लिखते डायरेक्ट हल लिखते हैं। ठीक है, आपने से बोला सर आवेश, तो हम लिखते हैं सर आवेश, कितना आवेश दे रखा है सर, Q बराबर दे रखा है 1 कूलम। हमें पता है मूल आवेश का मान, सर मूल आवेश का मान कितना होता है सर, अरे भाई E इज इक्वल टू कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, अब सूत्र लगा सकते हो, Q बराबर n E का आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा, n का मान निकालना मतलब Q बटे में E निकाल सकते हो। Q कितना है भाई, हमारे पास Q है सर 1, और E कितना है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाकर 10 की घात प्लस का 19 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में 1.6। 1 मिनट, दशमलव के बाद 6 लिखा है, दशमलव हटाते 16 करते तो एक 0 ऊपर लगा सकते, 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई 19 हो जाएगी। अब ध्यान देना 19 अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 10 की घात मैं इसे लिखता हूं 18। अब सर 18 क्यों लिख रहा है, एक काम करते 10 इसको दे देते ना, देखो 10 को 16 से भाग करोगे बाद जाती हो जाएगी, 100 को 16 से भाग करो अच्छा लगेगा, 16 से भाग करते भाई n लिखा है, ईटा नहीं समझेंगे इसको, इसको थोड़ा सा मैं मिटा ही दूं तो बेहतर है, नहीं तो लोग सोचेंगे सर ये ईटा बना दिए हो क्या, ये क्या बना दिए हो सर, ईटा नहीं है बेटा, याद रखना ये है n, n बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की गिनती, समझना। काटते हैं भाई, 2 से काटा जाए जी सर, 2 से काटा जा सकता है, 2 अट्ठे 16 सर, ये हो गया हमारे पास 50, कितना हो गया 50, फिर 2 से काटो 2 चौके 8, ये हो गया सर 25, 4 छिंक 24, बचा कितना 1,
लगाया दशमलव, हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, हो गया 4 पंचे 20, 6.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर एक कूलाम आवेश में। बेटा यही क्वेश्चन कभी वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और एक अंतिम प्रश्न के साथ इस लेक्चर को करने वाले समाप्त। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताओ धनावेश ऋणावेश होगा, ये दिमाग लगाओ और जल्दी से बताओ कि कितना आवेश होगा। ये लेक्चर समाप्त होगा इस क्वेश्चन के बाद, तो जल्दी से सुंदर सा प्यारा सा आंसर बोलिए, क्योंकि माइक हो रहा ऑन और मैं हो रहा हूं शांत। वेरी गुड, एकदम सही जवाब, सही दिमाग लगाया अपन ने। देखो 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, क्यू की बात है, क्यू बराबर एन होता है सर 1.6 गुणित 10 की घात -19 को जब अपन गुणा करेंगे किससे 100 से, तो सर ये आ जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -17 कूलम। और जब ये कहानी हो रही है सर तो बहुत सिंपल सी बात है, इस कहानी के बाद मुझे चीज समझ में आती है कि 1.6 गुणित 10 की घात -17, ये ऑप्शन सही हो सकता है सर, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन निकाले मतलब उस पर धन आवेश होगा, ऑप्शन नंबर है एकदम सही दिमाग लगाया है, सही काम था। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर, पहले तो इसको मैं हटा देता हूं और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। और अब क्या बचा है सर? सब तो खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो जाने के बाद भी कुछ एक चीजें बच जाती है, वो जो कुछ एक चीजें बेटा, वो कुछ एक चीजें बेटा हमारी बातें, क्योंकि बातें करना आवश्यक हो जाता है बेटा। जब तक हम बात ना करें कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे लेक्चर को समझ बोल दूं कि चलो भाई खत्म करो, बात खत्म, ऐसा नहीं करेंगे। चलिए कुछ एक देखते हैं कि क्या चीजें हमने पढ़ी लेकिन क्वेश्चन के आंसर हमें मालूम है। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को अंत और देखते हैं कि हमें अब क्या ज्ञात है। हमें बेटा क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है कि विद्युत क्या है, किसी पदार्थ के विद्युत में होने से क्या तात्पर्य। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है। यदि प्रश्न ये आ जाता है एग्जाम में कि विद्युत आवेश क्या है, इसका ऐसा ही मतलब तो विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र अपने सर का नाम याद रखोगे, सर का नाम अभिषेक तिवारी, 80 बस काम हो गया। और क्या पता है? प्रेरण द्वारा आवेशन, और पता है स्वर्ण पद, और पता है विद्युत आवेश के मूल गुण, और क्या पता है सर हमें? और पता है आवेशों की योज्यता क्या, आवेश का संरक्षण, आवेश का क्वांटमीकरण, और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.5 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखेंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे बेटा आप? बहुत सिंपल सा काम करेंगे। पहला लेक्चर था, हो सकता है समय व्यतीत हुआ हो, लेकिन इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। इसके वजह से तो आपको नोट्स मिल भी जाएंगे जो हमने पढ़ाया, लेकिन आपको अपने मन से स्वयं से नोट्स बनाने हैं और करनी है बढ़िया तरीके से तैयारी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में कूलाम के नियम पर। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू। हाँ ये गलत हो गया है और तुमने किया है बेटा इसको गलत। ध्यान देना हमारे पास एक गोला होगा, इस गोले को अपन नीले कलर से पोत भी देंगे और फिर अपन कहानी पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि सर यदि अपन ने इसको नीले कलर से पोत दिया है, यदि इसका नीला कलर कर दिया है, तो अब अपन एक ऑप्शन पर जाते हैं, ऑप्शन डी पर। कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने पर, यदि मैं इसमें से सर न्यूट्रॉन हटा दूं, तो सर न्यूट्रॉन यदि हटाता हूं तो न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है? आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन पे तो हमने अभी पढ़ा था 0 आवेश होता है, बोले तो 0। अब यदि 0 आवेश होता तो न्यूट्रॉन हटाओ, दे दो, कुछ भी करो न्यूट्रॉन का, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या बोलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर डी तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। आइए ऑप्शन सी पर चर्चा करते हैं। कुछ प्रोटॉन देने पर, यदि मैं इसको प्रोटॉन देता हूं, ध्यान से देखना, यदि मैं इसको प्रोटॉन देता हूं, प्रोटॉन दिया मतलब कि क्या दिया बेटा? धनावेश दिया। धनावेश दिया मतलब इसके पास क्या आ जाएगा सर? धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? चारों तरफ इसके पास आ जाने वाला है धनावेश। और यदि धनावेश आ जाता है तो हमें तो क्या करना था? ऋणावेशित करना था। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अपन आते हैं ऑप्शन बी पर, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से। यदि मैं इसमें से सर इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो शायद कुछ काम बन सकता है। देखो ध्यान देना, यदि मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाता हूं, ठीक है, तो इसमें से क्या निकाल रहा हूं मैं? ऋणावेश। और जब मैं किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन हटा लूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास क्या आ जाएगा? धनावेश हो जाएगा। याद करो ना Na पॉजिटिव की कहानी। Na पॉजिटिव कब बनता था? जब एक इलेक्ट्रॉन हटा लेते थे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, क्या दूंगा? इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर? ऋणावेशित हो जाएगा, बोले तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। क्या कोई कहानी में दिक्कत है? जी नहीं सर। अब चीज समझ में आ गई और तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि कैसे ये इंटरेक्टिव है, कैसे तुमने गलत आंसर दिया, तो तुम्हें पता चला कि सर ये कैसे गलत हुआ था। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्या है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। हाँ ये गलत हो गया है और बेटा तुमने किया है इसको
ऐसे ही गलत। देखो, या तो तुम मेरा नाम याद रखो, क्या याद रखो, या तो मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम लिया मुझे याद किया और आवेश का सूत्र मी सूत्र बन गया। ऑप्शन नंबर बी सही है, 80। ठीक है, ध्यान दो, t-1 a1 है, t-2 है, t-1 है, यहाँ पे दिख रहा है 80। नहीं याद रखना है नाम, कोई बात नहीं, टीचर थोड़ा रुक के पसंद आते हैं। तो I बराबर q/t का फॉर्मूला याद रखो। तो q का फॉर्मूला, आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, धारा गुणित में समय। धारा बोले तो एम्पियर, बोले तो a, टाइम बोले तो t, तो ये हो गया अगेन 80। मिला लो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं तरीका कोई सा भी उपयोग करोगे लेकिन तुम एकदम सही आंसर अगली बार लेकर आओगे। ठीक है, तरीका कोई भी हो सकता है, बस एग्जाम में अपने को चीजें याद होनी चाहिए और तरीके से सॉल्व करना चाहिए, नंबर अपने आप मिलेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला सुंदर सा कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे अगले प्यारे प्यारे से आवेश के गुण क्या है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। और इतना गलत कैसे कर सकते हो भाई, डायरेक्ट प्लस ही तो करना था। आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं छोटा मोटा कंफ्यूजन हुआ होगा तो मैं तुम्हें समझा दूं। देखो तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं बेटा, क्या करना, बहुत सिंपल सा काम। पहले प्लस वाले को लो, प्लस का ई है, प्लस का 5 ई है, दो ही देख रहे हैं प्लस वाले, तो बहुत सिंपल सा यही काम करो कि प्लस वाले को लो, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन ई, प्लस में लिखेंगे अपन 5 ई। फिर अपन देखते हैं माइनस वाले कौन से हैं, सर माइनस वाले ये दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, तो अपन माइनस वाले को लेते हैं और लिखते हैं माइनस का ब्रैकेट के अंदर, माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है, 3 ई और प्लस में लिख देते हैं अपन 7 ई। 3 और 7 कितना हो जाएगा भाई 10, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 ई, माइनस का 10 ई, 6 में से 10 गया कितना बचेगा, माइनस का 4 ई। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। क्या कोई तकलीफ, क्या कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। तो चलो भाई अब अपन पढ़ते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है। रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। ऐसे कैसे गलत कर सकता है कोई बच्चा, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्यू बराबर एन ई का फॉर्मूला लगा सकते थे, जी सर लगा सकते थे। एन की वैल्यू कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन सर 100, लिख दो 100। ई का मान कितना है 1.6 गुणित 10 की घात -19, लिख दिया भाई। 10 की घात -19 है, 10 की घात ये 2 है, गुणित में 1.6 गुणित 10 की घात -19 है। ठीक है, गुणा कर तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -17। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है सर, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं। अरे सर दो दो ऑप्शन एक जैसे हैं, दिमाग लगाना होगा। पहले तो अपन बोल देते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत। अब दिमाग लगाते हैं, सर 100 इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी, किसकी, 100 इलेक्ट्रॉन की बात है और कमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब उस पर हो गया सर धन आवेश। ऑप्शन नंबर ए एकदम हो जाएगा सर सही। ठीक है, अब समझ में आ गई चीजें और इस प्रकार से मैं इस लेक्चर की समाप्ति की घोषणा कर सकता हूं। कुछ बातें जरूर करनी होगी मुझे कि हमने इस क्वेश्चन में किन किन क्वेश्चन, इस लेक्चर में किन किन क्वेश्चन के जवाब देख लिए।